नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम मेजरली इंडिया की पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये इंडेक्स आखिर है क्या, ये क्या मेजर करता है। तो एलपीआई बेसिकली दुनिया की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की स्टेट क्या है वो ये बताता है। So it's based on the population trends of vertebrate species from terrestrial, freshwater and marine habitats. ये रिपोर्ट बाइनियल रिपोर्ट है, यानी हर 2 साल में ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। 2020 की रिपोर्ट WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा ये पब्लिश की गई है। तो इसके फाइंडिंग्स अब क्या निकल के आया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ये पाया गया है कि 1970 एंड 2016 के बीच में, यानी कुल मिलाकर 50 साल में ऑन एवरेज 68% से लिविंग प्लैनेट इंडेक्स में गिरावट आई है। यानी फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इनकी पॉपुलेशन में करीब 68% की गिरावट देखने मिली है। इंडिया की अगर हम बात करें तो डॉल्फिन्स, जायंट कैटफिश, ऑटर्स वगैरह ये सब खतरे में है। 3% of the bird species face extinction in India, and this number is increasing. And amphibians में 19% of them are threatened or critically endangered. अब जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि पिछले 50 साल में ये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स की ट्रैजेक्टरी कैसे जा रही है। ये नेगेटिव टेरिटरी में ही है एंड इनफैक्ट ये डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में जा रहा है। अगर हम ओवरऑल अर्थ की बायो कैपेसिटी की बात करें, यानी द एबिलिटी ऑफ द प्लैनेट्स इकोसिस्टम टू रीजनरेट, that is to provide natural resources as well as absorb the waste products by humans. So according to this report, humans demand as if they are living off 1.56 earths, यानी अर्थ का 1.5 गुने के हिसाब से ह्यूमंस का कंजम्पशन चल रहा है आज की तारीख में। अब कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स के चलते ये डिमांड तो 10% से गिरी है एंड ये ग्राफ हमें कंजम्पशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज पर पर्सन बताता है। डेवलप्ड नेशंस में ये ज्यादा ही है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया वगैरह। इंडिया में ये सबसे कम है, जैसे कि आप यहाँ इस ग्राफ में देख सकते हो। फॉर दैट मैटर यहाँ के कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी ये जोन में आती है। अब मेजर थ्रेट्स एंड ड्राइवर्स क्या है इन सब चीजों के, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इनडायरेक्ट ड्राइवर्स में कंजम्पशन, डेमोग्राफिक्स, इंस्टीट्यूशन, गवर्नेंस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स या एंडेमिक या पेंडेमिक, तो ये सभी इनडायरेक्ट ड्राइवर्स हैं which contributes to the loss of biodiversity. अब इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज क्या क्या होते हैं? फिशरी, एग्रीकल्चर, एनर्जी कंजम्पशन, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री यानी पेड़ों की कटाई एंड टूरिज्म जिसमें रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं विच आर क्लासिफाइड एज ह्यूमन एक्टिविटीज। अब डायरेक्ट ड्राइवर्स आर हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इन्वेजिव स्पीशीज, ये सब डायरेक्ट ड्राइवर्स है हमारी इकोलॉजी के डिस्ट्रक्शन में एंड इसका इम्पैक्ट स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स पे आता है ऑफ कोर्स। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो डायरेक्ट ड्राइवर्स ये सब निकल के आते हैं: लॉस ऑफ डिग्रेडेशन हैबिटेट्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज, पोल्यूशन, इन्वेजिव स्पीशीज एंड डिजीज जैसे हम अभी कोविड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड क्लाइमेट चेंज। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 यानी एलपीआर 2020 के मुताबिक दो सबसे मेजर ड्राइवर्स रहे इस प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन में। वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लैंड यूज चेंज। पिछले 60 सालों में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स करीब 173% से बढ़े हैं। ये इतना तेजी से बढ़ा है कि रीजनरेशन का रेट भी इतना नहीं बढ़ा है जितना ये बढ़ गया है। और जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि अर्थ की बायो कैपेसिटी 56% से एक्सीड हो चुकी है, यानी इंसानों की डिमांड रिसोर्सेज के प्रति 1.56 टाइम्स से है, which means human demands 1.56 times more resources than the amount that the earth can generate. बात समझे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स पर पर्सन करीब 1.6 ग्लोबल हेक्टेयर्स पर पर्सन है, जो कि सबसे कम ब्रैकेट में आता है। खैर हम आने वाले स्लाइड्स में इसके ऊपर एक ग्राफ तो देखेंगे ही, लेकिन आप अभी के लिए इतना समझ लो कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया को इकोलॉजिकल डेफिसिट का सामना करना पड़ सकता है, even if current per capita levels of resources consumption remains the same. नेशनल फुटप्रिंट्स 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया एक बायो कैपेसिटी डेटर है या एक इकोलॉजिकली डेफिसिट कंट्री रहा है,
करीब 0.45 ग्लोबल हेक्टेयर्स पर पर्सन। यानी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड 148% ज्यादा है सप्लाई से। समझे? सो नाउ व्हाट इज एट स्टेक, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आते हैं डिक्लाइनिंग प्लैनेट डाइवर्सिटी पे। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 600 सीड प्लांट स्पीशीज पूरी दुनिया में एक्सटेंड हो चुके हैं, और ये सीड एक्सटेंशन करीब 500 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ा है अगर हम प्री इंडस्ट्रियल एरा से कंपेयर करें तो। So the most frequent threats to plants are these: agriculture, which includes expansion of crops or livestock farming, plantation and aquaculture. इंडिया जो कि पूरे दुनिया में लैंड एरिया करीब 2.4% की हिस्सेदारी रखता है, ये कंट्री मेगा डाइवर्स कंट्री मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे करीब कुल मिलाकर 45,000 स्पीशीज है। IUCN रेड लिस्ट ने टोटल 6 प्लांट स्पीशीज को एक्सटेंट घोषित कर दिया है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है पता है किसी को? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि 1964 में एस्टैब्लिश किया गया था। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कोई मुझे बता सकता है? IUCN रेड लिस्ट कौन से मुल्क में बेस्ड है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। दूसरा आता है कि मूल रूप से हमारे खाने की हम कितनी कीमत चुका रहे हैं। द ट्रू कॉस्ट ऑफ आवर फूड, 1/3 ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड ग्लोबली गोज टू वेस्ट। यानी 33% ऑफ द फूड जो पूरे विश्व में प्रोड्यूस होता है, जो पूरी दुनिया में बनता है, वो फेंकने में जाता है या वो वेस्ट में जाता है। एंड इसका अमाउंट हर साल करीब 1.3 बिलियन टन होता है। कैन यू इमेजिन? यानी समझो टोटल 10 लाख ब्लू व्हेल्स का वेट है 1.3 बिलियन टन्स। एंड ये फूड लॉस क्लाइमेट चेंज को भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। This food loss is actually responsible for at least 6% of the total greenhouse gas emission, which is 3 times more than the global emissions produced from the aviation industry. मतलब इतना तो aviation industry global emissions produce नहीं करती जितना ये food waste कर लेता है। And almost a quarter, close to 24% of all emissions which are produced from the food sector comes from the loss of food in supply chains or wasted by consumers. अब जो भी चीजें फूड प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, दोज एक्चुअली कॉज 70% ऑफ द टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड 50% ऑफ द फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो मोटा मोटा फूड लॉस भी एक एनवायरमेंटल लॉस का मल्टीप्लायर माना जा सकता है, जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बुरे हो सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पूरे दुनिया में मिल्क, पल्सेस एंड जूट इन चीजों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड राइस, व्हीट, शुगर केन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कॉटन इन चीजों में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर हम स्पाइसेस, फिश, पोल्ट्री, लाइवस्टॉक एंड क्रॉप्स इन चीजों के प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन प्रोड्यूसिंग ऑल ऑफ दीज। बट अकॉर्डिंग टू फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FAO भी कहा जाता है, एंड ये एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उनके मुताबिक ऑलमोस्ट 40% ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज लॉस्ट और वेस्टेड। अब आप समझ रहे हो कि कितना खाना इंडिया में वेस्ट होता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खुद अपनी रिपोर्टों में ये कह चुका है कि एटलीस्ट 10 to 15% ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड इज बीइंग लॉस्ट और वेस्टेड। अब डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते हैं डिपेंडिंग ऑन द सैंपल साइज एंड द रिसर्च मेथोडोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज MFPI जो दिल्ली बेस्ड है, इनके एस्टिमेट्स के मुताबिक फूड लॉसेस में ग्रेन्स करीब 23 मिलियन टन्स ऑफ लॉस पाया गया है, यानी 2 करोड़ 30 लाख टन्स ऑफ ग्रेन्स का लॉस। फ्रूट्स 12 मिलियन, यानी 1 करोड़ 20 लाख टन का लॉस। वेजिटेबल्स 21 मिलियन टन, यानी 2 करोड़ 10 लाख टन का लॉस। और अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में इसकी वैल्यू को देखें तो इन चीजों का करीब 4.4 बिलियन US डॉलर का लॉस निकल के आता है। एंड टोटल वैल्यू ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट जनरेटेड इज अप्रोक्सीमेटली 10.6 बिलियन डॉलर्स। तीसरा आता है डिसअपियरिंग वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस मतलब इंसान के द्वारा उस एरिया को अभी तक नहीं छेड़ा गया फॉर एनीथिंग कमर्शियल पर्पस के लिए या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, और फॉर दैट मैटर फॉर एनी बिजनेस एक्टिविटी। वो एरिया अभी भी नेचुरल है एंड ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रहा है, तो उसे वाइल्डरनेस कहते हैं। अब जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, दुनिया में जितने भी लैंड है वो ऑलमोस्ट रेड जोन में ही है, यानी यहाँ पे ह्यूमन प्रेशर बहुत ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1.9 मिलियन किलोमीटर्स यानी 19 लाख किलोमीटर्स की जो जमीन है वो हम खो चुके हैं।
अगर हम पूरे वाइल्डरनेस की जमीन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 1.9 मिलियन किलोमीटर्स, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि पूरा मेक्सिको। एंड ये 3 मेजर पार्ट से डिवीजन किया गया है। पहला है वाइल्डरनेस, यानी एकदम मस्त ग्रीन एरिया जो कि ह्यूमंस के द्वारा इतनी छेड़खानी नहीं की गई है। ह्यूमन फुटप्रिंट्स की वैल्यू इज लेस देन 1। ह्यूमन फुटप्रिंट्स वैल्यू अगर किसी भी एरिया में लेस देन 1 है या क्लोज टू 1 है तो एरिया बहुत अच्छा ग्रीन माना जाता है। इंटैक्ट मतलब ह्यूमन फुटप्रिंट्स की वैल्यू इज मोर देन 1 बट लेस देन 4। ये मीडियम लेवल का ग्रीनरी दिखाता है, यानी बहुत ज्यादा भी ग्रीन नहीं और बहुत कम भी ग्रीन नहीं, मीडियम। एंड डैमेज्ड मतलब द एरिया इज बीइंग हाईली मॉडिफाइड बाय ह्यूमंस एंड ह्यूमन फुटप्रिंट्स वैल्यू ऐसे एरियाज की 4 से ज्यादा होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे इंडिया और चाइना एंड मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज सब रेड जोन में है। यूएस एंड यूरोप भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है। ये कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। So only 25% of the global terrestrial area are located in the countries like Russia, Canada, Brazil and Australia. अगर हम इंडिया की बात करें तो 2019 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5188 स्क्वायर किलोमीटर से इंडिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ा है अगर 2017 की रिपोर्ट से कंपेयर किया जाए तो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हालत बहुत बिगड़ रहा है, बहुत बुरे है। 2017 की रिपोर्ट के कंपैरिजन में यहाँ के फॉरेस्ट बहुत कम हो चुके हैं। लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, जो कि एक दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मुताबिक जो दिल्ली में फॉरेस्ट डाइवर्जन्स के प्रपोजल अप्रूव होने थे उसमें से 98.99% नॉन फॉरेस्ट्री यूजेज में अप्रूव कर दिए गए हैं। एंड उन फॉरेस्ट लैंड्स में 43% ऐसे एरिया है जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के अंडर आते हैं। समझे? अब अगर हम एक्वेटिक लाइफ पे जो इम्पैक्ट आया है उसकी बात करें तो CMFRI यानी सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रीसेंट रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया में मरीन फिश प्रोडक्शन करीब 9% से कम हुआ है एज कम्पेयर टू 2017। इसका मेजर कारण ग्रीन में क्लाइमेट यहाँ पे चेंज निकल के रशिया आ है, रहा है। कनाडा है एंड ये इंडियन ऑयल सैरडाइन, जैसे कि आप ये तस्वीर में देख सकते एंड हो, यहाँ पे इनकी ऑस्ट्रेलिया है। पॉपुलेशन भी इसके चलते बहुत कम हो गई है। एंड फिश लैंडिंग्स करीब 54% से घट चुकी है। फिश लैंडिंग्स मतलब जो मछलियों को पकड़ के पोर्ट्स पे लाया जाता है वो 54% से कम हो गई है। मतलब मछलियां को पकड़ा ही नहीं जा रहा है, और अगर मछलियां को पकड़ा ही नहीं जा रहा है तो यानी मछलियां शायद है ही नहीं पानी में। तो इसके बहुत बुरे रेपरकशंस होते हैं इकोलॉजिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली। लोगों के धंधे ठप हो जाते हैं इसके चलते। अगर मछलियां ही नहीं रहेगी तो जो कंपनीज ये फिशिंग इंडस्ट्रीज में काम करती है, ऑपरेट करती है, वो सरवाइव कैसे करेगी? एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो एक अलग ही टॉपिक बन जाता है। मत समझे? एंड अगर आपको अभी भी ये सबूत कम पड़ रहा है तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा एंड तमिलनाडु, इन राज्यों में फिशिंग डेज कम हो गए। नंबर ऑफ फिशिंग डेज यानी फिशरमैन कितने दिन समुद्र में मछलियों को पकड़ने में बिता देते हैं वो कम हुए हैं ड्यू टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स नियर द कोस्ट। नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट लाइन में तो फिश लैंडिंग्स 49% के रिडक्शन में जूझ रही है अगर हम 2017 के लेवल से कंपैरिजन करें तो। अगर हम बीचेस की बात करें तो CMFRI की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मरीन लिटर गोवा और कर्नाटका के बीचेस पे पाया जाता है। अब मरीन लिटर could be in the form of lost or abandoned fishing gear, plastics such as carry bags, PET bottles, containers, footwear, पैकेजिंग मटेरियल्स वगैरह, तो ये सब मरीन लिटर में आते हैं। ओडिशा इज रिपोर्टेड टू हैव द लोएस्ट इंसिडेंस ऑफ बीच लिटर। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हो ये मुंबई के जुहू बीच की तस्वीर है, 2018 की है ये पिक्चर। ये देख रहे हो ये कितना कचरा है, ये मरीन लिटर होता है। अब आप इमेजिन करो कि अगर मुंबई के जुहू बीच में इतना कचरा है तो गोवा और कर्नाटका के बीचेस तो टॉप पे है। तो इमेजिन करो कि वहां का मरीन लिटर कैसा दिखता होगा। कुछ बीचेस बेशक अच्छे हैं, क्लीन होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बीचेस इन इंडिया रियली बैड। एंड अगर हम कोरल रीफ्स की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए। PIPs या POPs, सुनामी, क्लाइमेट चेंज वगैरह, इन सब कारणों के वजह से इंडिया के चारों रीफ जोन्स में रीफ्स खत्म हो चुके हैं। 4 रीफ जोन्स कौन से अभी? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप एटॉल्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये 4 इंडिया के रीफ जोन्स है।
जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हो, ओरिजिनली द रीफ्स आर सपोज्ड टू लुक लाइक दीज, बट उनकी हालत आज के तारीख में ऐसी हुई पड़ी है। सो दिस पिक्चर इन इटसेल्फ इज सुपर अलार्मिंग, राइट? आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ जाए तो 99% ऑफ द कोरल रीफ्स वुड गेट डिस्ट्रॉयड। वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 13% ऑफ द ओशन इज कंसिडर्ड टू बी वाइल्डरनेस, एंड बाकी कहीं भी ऐसी जगह इंसानों ने छोड़ी नहीं है जो कि अनअफेक्टेड हो उनसे। यानी वहां पे मरीन लिटर पाया ही जाएगा, कचरा पाया ही जाएगा। ओवरफिशिंग, पोल्यूशन एंड कोस्टल डेवलपमेंट, ये सब चीजें ओशन बायोडायवर्सिटी पे बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। फ्रेश वाटर बायोडायवर्सिटी की बात करें तो ये भी कम ही रहा है। पिछले 300 सालों में हमने 90% ऑफ द ग्लोबल वेटलैंड्स को खो दिया है, और पिछले 5 दशकों से ऑन एन एवरेज 84% से स्पीशीज डिक्लाइन हो चुकी है। ये लिव इन प्लैनेट इंडेक्स की रिपोर्ट बता रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे दुनिया में फ्रेश वाटर स्पीशीज की पॉपुलेशन नेगेटिव में ही रही है। जैसे कि आप यहाँ पे इस मैप में देख सकते हो, सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन जो -94% से निकल के आया है, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा लॉस पाया जा रहा है। फिर आता है अफ्रीका जो -65% से निकल के आया है, एशिया पैसिफिक 45%, नॉर्थ अमेरिका -33%, एंड सबसे कम यूरोप एंड रशिया साइड पे है जो कि -24% है। नीति आयोग के रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 820 मिलियन लोग यानी 82 करोड़ जनता एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस कर रही है। अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 135 करोड़, है ना? उसमें से 82 करोड़ तो वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन द नंबर? एंड ऊपर से इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग सेक्टर्स के बढ़ने से आने वाले वक्त में डिमांड करीब 1500 बिलियन क्यूबिक मीटर्स होने वाली है। एंड अवेलेबल कितना है इस डिमांड को पूरी करने में, पता है? उसका आधा भी नहीं, लेस देन हाफ, विच इज क्लोज टू 744 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। इंडिया ने अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड पोल्यूशन के चक्कर में करीब 1/3 या ऐसा कह लो कि 33% ऑफ द नेचुरल वेटलैंड्स खो दिए हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वाटर स्कैर्सिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं इंडिया में, क्योंकि 14 आउट ऑफ 20 रिवर बेसिन्स आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड। और अगले 10 सालों में इंडिया में 2030 तक पानी की डिमांड डबल हो जाने वाली है। तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के मुताबिक करीब 150 मिलियन बी कॉलोनीज की जरूरत है in order to meet the pollination requirement of around 50 million hectares of agricultural land in India. But ये colonies currently सिर्फ 1.2 मिलियन है, यानी सिर्फ 12 लाख है, और चाहिए कितनी? 150 मिलियन, मतलब 15 करोड़ कॉलोनीज चाहिए। So the world is struggling to find a vaccine, right? But it's losing the one it already has. समझे? बहुत डीप है ये लाइन का मतलब। यानी आज के तारीख में पूरी दुनिया कोविड के वैक्सीन में खोजने में लगी हुई है, बट सबसे बड़ा वैक्सीन तो नेचर ही है, एनवायरनमेंट है, जो आज की तारीख में हमने उसे बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत नुकसान पहुंचाई है। सो ये रिपोर्ट हमें यही बताता है कि ये बेस्ट टाइम है जो कि हमें एनवायरनमेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पॉलिसीज लानी पड़ेगी ताकि हमारी इकोलॉजी को सपोर्ट कर पाए एंड उसे सेफ रख पाए। आपका क्या मानना है इन सभी चीजों पे? आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ। कौन सी चीज आपको बहुत शॉकिंग लगी ये भी मुझे बताइए, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट का ब्रीफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझ गया होगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इनकी वेबसाइट से ये रिपोर्ट डाउनलोड करें एंड पूरी रिपोर्ट एक बार अच्छे से पढ़े, बाकी कंट्रीज के बारे में भी पढ़े कि क्या बताया है, and try to compare it with India. So, if you like this video, make sure you hit that like button. Share this video with your like-minded friends, colleagues. और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD Family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।